हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरबिल बस्सा ऑन आर्म्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन पावर। और पोलराइजेशन पावर में हम ये देखेंगे कि कैसे आयोनिक कंपाउंड्स में भी कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि जनरली जो अपन सुनते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे मिले हैं जो मेटल और नॉन मेटल के बीच ही बॉन्ड बनाए, लेकिन उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर हाई मिले हैं एज कंपेयर टू आयोनिक कैरेक्टर। तो ऐसा कब कब होता है और उस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं जिस कारण से ऐसा होता है कि आयोनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। ठीक है, इससे पहले वाला पार्ट था आयोनिक कंपाउंड में जिसमें हमने पढ़ी थी सॉल्युबिलिटी। मैंने कहा था सॉल्युबिलिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रेशन एनर्जी के, और इनवर्सली होता है लैटिस एनर्जी के। लैटिस एनर्जी जनरली उनकी हाई होती है जिसमें कैटायन और एनायन के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टिक फोर्स। तो जितना स्ट्रॉन्ग होगा मतलब उसके लिए साइज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसके अलावा चार्ज क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो लैटिस एनर्जी कम होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी हाई होगी और सॉलिबिलिटी उसकी हाई होगी। उसके लिए मैंने आपको ये भी बोला था कि लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी जो है दोनों ही चार्ज के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दोनों ही साइज के क्या होती है, इनवर्सली। तो कंफ्यूजन रहता है कई बार कि सर दोनों में से फिर किसको हम देखें, लैटिस को देखें कि हाइड्रेशन को देखें। क्योंकि अगर आप रैंडमली उठा लोगे तो हो सकता है आपका आंसर सही भी आ जाए और गलत भी आ जाए। तो उसमें अगर हमें जो भी कंपाउंड्स दे रखे हैं उनमें कोई ना कोई कॉमन आयन होगा। अगर कॉमन आयन क्या हो, स्मॉल हो, पीरियोडिक टेबल में टॉप पे आ रहा हो, जैसे ऑक्साइड आए O-2, क्या है O-2, फ्लोराइड आ जाए, हाइड्राइड आ जाए, हाइड्रो ऑक्साइड आ जाए, ठीक है, या नाइट्राइड आ जाए, कार्बाइड आ जाए, ये जनरली आएंगे तो इनका साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। या मोनो एटॉमिक हो, जैसे ऑक्साइड मोनो एटॉमिक है, फ्लोराइड है, हाइड्राइड है, ये अगर आएंगे तो हमें क्या देखना है, लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही हो तो उनमें सॉलिबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। और अगर आपको कॉमन आयन क्या मिल जाए, कार्बोनेट मिल जाए, कॉमन आयन आपको क्या मिल जाए, बाई कार्बोनेट मिल जाए, कॉमन आयन आपको नाइट्रेट मिल जाए NO3- आर, या कॉमन आयन आपको सीजियम प्लस मिल जाए जो पीरियोडिक में नीचे आता है फर्स्ट ग्रुप में। तो नीचे आएगा तो उनका रेडियस क्या होगा, हाई होगा। तो वो क्या होगा, लार्ज आयन। तो लार्ज आयन आएगा तो हमें क्या देखना है, हाइड्रेशन एनर्जी। और हाइड्रेशन एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही हो तो सॉलिबिलिटी का ऑर्डर भी क्या होगा, इंक्रीज। एक दो मैंने एक्सेप्शन आपको बताए थे, कुछ एक्सेप्शन हम साथ में ही देख लेंगे कि जहां जहां हमें एक्सेप्शन मिलते हैं उसका एक अलग वीडियो पर डाल देंगे। ओके, तो आज अपन देखते हैं पोलराइजेशन पावर। तो पोलराइजेशन पावर क्या होता है, तो आपको अगर एक सिंपल वर्ड में बोला जाए तो ये बोल सकते हैं कि अगर कोई भी कंपाउंड में, कोई भी आयोनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होने की जो वजह है उसको अपन क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन पावर। ये कब होता है, अगर हमारे पास एक कैटायन हो, जैसे मान लो मैंने बोला लिथियम, लिथियम प्लस। तो लिथियम प्लस पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड आता है, लेकिन क्या आता है, टॉप पर आता है। तो उसका एटॉमिक साइज कैटायन वो क्या होगा, स्मॉल होगा, क्योंकि जो ग्रुप में नीचे आता है उसका साइज क्या होता है, लार्ज। तो उसका क्या स्मॉल होगा। अगर इसका अट्रैक्शन किसके साथ हो, आयोडाइड के साथ, तो जो भी एनाइन है उसका साइज अगर क्या हो, लार्ज हो, एनाइन जो है उसका अगर साइज क्या हो, लार्ज हो, तो कैटायन की तरफ एनाइन क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। अब आपको पता है, एक हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव रेडियस के क्या होता है, इनवर्सली। तो जिसकी रेडियस कम होगी उसका जेड इफेक्टिव क्या होगा, हाई होगा। जेड इफेक्टिव क्या है, अट्रैक्शन। तो जिसका रेडियस कम दिख रहा है आपको उसका अट्रैक्शन हाई होगा। अट्रैक्शन हाई होगा तो ये एनायन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो कैटायन जब एनायन को अट्रैक्ट करता है तो उस समय एनायन का जो शेप है उसमें क्या मिलता है, डिस्टोर्शन मिलता है। तो डिस्टोर्शन की वजह होती है
कैटायन का एनायन के कंपेयर में हाई अट्रैक्शन, और इस वजह से ऐसा मिलता है यहाँ पे कैटायन का शेप तो वही मिलता है, बट एनायन जो हमें मिला, एनायन का शेप जो है वो इस टाइप से मिलता है। कैटायन का शेप तो स्फेरिकल मिलता है, बट एनायन का शेप डिस्टॉर्टेड मिलता है। ये डिस्टॉर्शन ये बता रहा है कि यहाँ पे लिथियम और आयोडीन के बीच, लिथियम एंड आयोडीन के बीच इलेक्ट्रॉन की क्या मिलती है, शेयरिंग मिलती है। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग मिलेगी तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट। जबकि ये क्या है, ये मेटल है और ये क्या है, नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल में, मेटल और नॉन मेटल में दो चार्ज है, चार्ज के बीच कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको अपन बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। बट अगर मेटल का साइज बहुत कम हो तो उसका जेड इफेक्टिव बहुत हाई होगा, जेड इफेक्टिव हाई होने से उसका एनायन पर मोर अट्रैक्शन होगा, तो वो उसकी शेप को चेंज कर देता है या उसकी शेप में डिस्टॉर्शन मिलता है। डिस्टॉर्शन को अपन बोलते हैं पोलराइजेशन। तो कैटायन द्वारा एनायन को पोलराइज करना, जिससे इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने लग जाती है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने से यहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं और आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं। नोट कर सकते हो आप, एक छोटा डायग्राम बना सकते हो, डायग्राम से पता लग जाएगा कि ये स्मॉल होना चाहिए। एनएन क्या होना चाहिए, लार्ज। मेनली ये डिपेंड करता है जेड इफेक्टिव पे, और पोलराइजेशन पावर कैटायन की एनायन के कंपेयर में हाई रहती है ड्यू टू स्मॉल साइज, जिस कारण से एनायन का जो शेप होता है वो स्फेरिकल नहीं रहता, उसमें डिस्टॉर्शन मिलता है, चेंज हो जाता है, और उस वजह से कैटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने लग जाती है। और यहाँ पे कोवेलेंट कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं और आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं। अब कोवेलेंट कैरेक्टर से जो भी प्रॉपर्टीज है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, वाटर के अंदर सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहां से हमें ये ध्यान रखना है कि पोलराइजेशन पावर क्या होती है, व्हेन कैटायन इज स्मॉल, anion is large, that time due to small size of cation, z effective is very large, that's why anion shifted towards cation. Due to this, shape of anion are obtained distorted. That's why between cation and anion electron sharing are present, so covalent character increases and ionic character decreases. Okay, तो ये आपको ध्यान रखना है। एबिलिटी ऑफ कैटायन टू पोलराइज अ नियर बाई एनायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन, एबिलिटी ऑफ कैटायन। ठीक है, जो अभी अपने बात की कि कैटायन, जनरली कैटायन क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, साइज ऑफ कैटायन क्या होना चाहिए, स्मॉल, तब पोलराइजेशन क्या होगा, हाई। पोलराइजेशन पावर को अपन ये भी बोल सकते हैं क्या, आयोनिक पोटेंशियल या चार्ज डेंसिटी, क्योंकि ये चार्ज अपॉन रेडियस पर डिपेंड करता है, किसके, कैटायन का चार्ज, अच्छा चार्ज दोनों पर ही डिपेंड करता है। कैटायन का साइज स्मॉल होना चाहिए। कैटायन का साइज स्मॉल वाले कौन होते हैं, जैसे लिथियम प्लस हो गया, बेरिलियम +2 हो गया, या अगर अपन एस ब्लॉक से अगर अपन डी ब्लॉक आ रहे हैं, डी ब्लॉक, इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि अगर आपको कंप्लीटली आयोनिक पूछे या मोर आयोनिक बोला जाए तो वो कौन से होते हैं, एस ब्लॉक वाले। तो एस ब्लॉक वालों का साइज क्या होता है, लार्ज। साइज लार्ज होगा तो क्या कम होगा, साइज अगर लार्ज अगर होगा तो पोलराइजेशन क्या होगा, कम, और पोलराइजेशन कम होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर कम होंगे, आयोनिक क्या होंगे, ज्यादा। तो मोर आयोनिक कौन से होंगे, एस ब्लॉक वाले। तो अब एस ब्लॉक वालों में भी कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें होते हैं, जो स्मॉल हो, लिथियम प्लस, बेरिलियम +2,
कभी कभार मैग्नीशियम +2, डी ब्लॉक मेटल्स, या अपन जैसे पी ब्लॉक में बोलते हैं एल्यूमिनियम +3 जो है, एल्यूमिनियम +3 का AlCl3 हो गया, AlBr3 हो गया, AlI3 हो गया, ये कोवलेंट होता है। तो बात ये है कि कैटायन जो है उसका साइज अगर स्मॉल हो तो पोलराइजेशन पावर हाई होगी। पोलराइजेशन पावर हाई होने से इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। शेयरिंग होने से ही ये शेप में चेंज होता है, और शेप में चेंज होने को बोलते हैं डिस्टॉर्शन, या उसको बोलते हैं पोलराइजेशन इन एनायन बाय कैटायन। ओके, तो ये आप नोट कर सकते हो कि आयोनिक पोटेंशियल को अपन पोलराइजेशन बोलते हैं, और जनरली किन में मिलता है? कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म बाय मेटल्स। जो मेटल्स हैं, जैसे फर्स्ट एक लिथियम प्लस, फर्स्ट में आपको सब लिथियम जो है उसके कंपाउंड कोवेलेंट मिलेंगे। सेकंड में बेरिलियम और मैग्नीशियम के, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम के आयोनिक मिलेंगे। डी ब्लॉक में जो मेटल, क्योंकि पीरियोडिक में हम लेफ्ट से राइट आएंगे तो साइज क्या होगा? कम होगा। अगर साइज कम होता है तो साइज अगर कम होगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, तो उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर मिल सकता है। या फिर पी ब्लॉक में जैसे एग्जांपल है एल्यूमिनियम है, या और भी जो स्मॉल कैटायन होते हैं, स्मॉल कैटायन में पोलराइजेशन हाई होगा। ओके, तो ये अपने को पता रखना है। क्या ध्यान रखना, वापस से बोल देता हूँ। कैटायन जो है, कैटायन का साइज स्मॉल होना चाहिए, एनायन का साइज क्या होना चाहिए? लार्ज। जिससे स्मॉल होगा उसका जेड इफेक्टिव हाई होगा। जेड इफेक्टिव क्या? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन हाई है तो एनायन इसकी तरफ जाएगा, जिससे एनायन की जो शेप है उस शेप में क्या मिलेगा? चेंज मिलेगा। और शेप में चेंज मिलेगा तो वो शेप स्फेरिकल तो नहीं मिलेगा, ये इस तरह से मिलता है ये। और ये बता रहा है, और कैटायन वैसा का वैसा मिलता है स्फेरिकल। ये बता रहा है कि इनके बीच में शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने से कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, आयोनिक कम होते हैं। पोलराइजेबिलिटी जो है, क्या बोलेंगे पोलराइजेबिलिटी को? एबिलिटी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज बाय द कैटायन। पीछे जो था वो क्या था? पोलराइजेशन पावर। पोलराइजेबिलिटी बोल दें तो एनायन में वो पावर की वो कैटायन के द्वारा क्या हो जाए? पोलराइज हो जाए। तो ability of anion to get polarized by the cation. Polarization of anion causes some sharing of electron between the ions. जो भी लिथियम प्लस है, आई माइनस है, या बेरिलियम +2 है, आई माइनस है मान लो। जो आगे आपको पता होगा, अपन BeI2 देखते हैं कि जब अपन हाइब्रिडेशन पढ़ा था ना, तो हाइब्रिडेशन वाले जगह ये भी देखा था बेरिलियम +2 2Cl-, तो वहां अपन एग्जाम्पल लेते हैं BeCl2 sp हाइब्रिडेशन का। तो हाइब्रिडेशन किसमें आया? कोवेलेंट कंपाउंड में। तो कोवेलेंट बॉन्ड तो होना ही नहीं चाहिए, मेटल और नॉन मेटल है। मेटल नॉन मेटल में कौन सा होना चाहिए? आयोनिक। कोवेलेंट इसीलिए ड्यू टू पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन ऑफ एनायन cause some sharing of electron between ions, so ionic bond acquire certain covalent character। तो आयोनिक बॉन्ड उसमें आयोनिक ही है, पर उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होने से, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होने से जितनी भी प्रॉपर्टीज है कोवेलेंट वाली वो उसमें आने लग जाती है। जैसे इसमें आ गया हाइब्रिडेशन, आ गया हाइब्रिडेशन आयोनिक का थोड़ी अपन निकालते हैं। NaCl का आपको कभी नहीं बोला जाएगा कि NaCl का हाइब्रिडेशन बताओ, क्योंकि वो आयोनिक कंपाउंड है, लेकिन कोवेलेंट जो भी होंगे उनमें मिलता है। ओके, तो ये आपको जानना है। कैटायन का साइज होना चाहिए स्मॉल, एनायन का साइज होना चाहिए लार्ज। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो, आगे आ जाएगा पोलराइजेशन का। पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट। पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयोनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो आप ये बोल सकते हो 5 से इसको डोनेट करते हैं। पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
कोवेलेंट, इनवर्सली क्या हो जाएगा, आयोनिक कैरेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन इंक्रीजेस, इंक्रीज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। अब बात ये कि ये डिपेंड किस पे करता है, तो ये डिपेंड अभी मैंने बोला, एक तो किस पे डिपेंड करता है, ये साइज ऑफ कैटायन, वो तो क्या होना चाहिए, साइज ऑफ कैटायन क्या होना चाहिए, स्मॉल, और साइज ऑफ एनायन क्या होना चाहिए, हाई। तो साइज ऑफ एनायन जो है, एनायन क्या होना चाहिए, अगर ये इंक्रीज होगा तो पोलराइजेशन इंक्रीज होगा, और पोलराइजेशन अगर इंक्रीज होगा, पोलराइजेशन इंक्रीज होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। जैसे ये अगर कैटायन का साइज कम हो तो फाई इंक्रीज होगा। इसका अपन एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे देखो ऐसे देखा गया है, कैटायन का साइज अगर स्मॉल हो तो वहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर आपको हाई मिलेगा। जैसे आपको ये बोल दिया जाए, एक बोल दिया आपको BeCl2, और एक आपको बोल दिया जाए क्या, MgCl2 आपको बोल दिया जाए, तो यहाँ पे देखो क्या है, बेरिलियम +2 2Cl माइनस, Mg+2 2Cl माइनस, चार्ज इस पर भी +2 है, Cl माइनस। बट यहाँ कैटायन, कैटायन कौन है, कैटायन है बेरिलियम +2, कैटायन कौन है, मैग्नीशियम +2। तो आपको बताएं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम ग्रुप में जाने पर, ग्रुप में आने पर क्या होगा, रेडियस इंक्रीज, रेडियस किसका, कैटायन का, रेडियस इंक्रीज होगा तो फाई क्या होना चाहिए, डिक्रीज, फाई डिक्रीज होगा तो क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज, आयोनिक क्या होगा, इंक्रीज। तो अगर आप इन दोनों में कंपेयर करते हो, कोवेलेंट का करते हो, तो जिसका कैटायन का साइज स्मॉल, स्मॉल किसका, बेरिलियम का, तो ये कोवेलेंट हाई है। और आयोनिक की बात करते हो तो आयोनिक में ग्रुप में जाओगे, ग्रुप में जाओगे तो कैटायन का साइज इंक्रीज होगा, कैटायन का साइज इंक्रीज होगा तो पोलराइजेशन कम होगा, और पोलराइजेशन कम होगा तो आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज। ओके, तो बेरिलियम से स्ट्रोंशियम गए, चार्ज इस पे +2 है, चार्ज इस पे भी +2 है, इसके साथ भी एनायन Cl- है, इसके साथ भी Cl- है। बट बेरिलियम से मैग्नीशियम ग्रुप में साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो किसका साइज बढ़ रहा है, कैटायन का, तो फाई क्या होगा, कम, कोवेलेंट कम, आयोनिक। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। फादांशु इसको बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो इसमें दो फैक्टर आएंगे। एक तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड जाते, देखो जैसे सोडियम ने क्लोरीन के साथ NaCl बनाया, मैग्नीशियम ने क्लोरीन के साथ MgCl2 बनाया, एल्यूमिनियम ने क्लोरीन के साथ AlCl3 बनाया, सिलिकॉन ने क्लोरीन के साथ SiCl4 बनाया, फॉस्फोरस ने क्या बनाया, PCl5 बनाया। अब इतना आपको पता है, ये क्या मिला था, ये आयोनिक मिला था। ये भी ऑलमोस्ट मान सकते हैं अपन कि ये भी क्या होता है, आयोनिक। बट ये क्या होते हैं, कोवेलेंट, कोवेलेंट। एनायन तो यहाँ पे भी कौन है, Cl-, 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 Cl- और Cl-। बट कैटायन, यहाँ पे कैटायन कौन है, Na+, Mg+2, Al+3, सिलिकॉन +4 और फॉस्फोरस +5। चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज, चार्ज, चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ कैटायन इंक्रीज। आपको पता है चार्ज जो होता है, चार्ज इंक्रीज होगा, चार्ज ऑफ कैटायन का इंक्रीज हो रहा है, तो जेड इफेक्टिव भी क्या होगा, जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज होगा। पीछे पढ़ना, तो मैंने जेड इफेक्टिव पढ़ाया तो वहां पे मैंने बोला जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा।
किसका जेड इफेक्टिव बढ़ेगा? कैटायन का। और कैटायन का अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो वो ओ एनायन को क्या करेगा? ज्यादा पोलराइज। तो अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, और पोलराइजेशन अगर इंक्रीज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, आयोनिक क्या हो जाएंगे? डिक्रीज। अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट आ रहे हैं तो क्या इंक्रीज हो रहा है? चार्ज। किसका? कैटायन का। कैटायन का चार्ज बढ़ेगा, तो चार्ज बढ़ने से चार्ज कौन सा? पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ेगा, कैटायन में चार्ज कौन सा? पॉजिटिव ही होगा। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? जेड इफेक्टिव। और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो वो कैटायन एनायन को ज्यादा अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट। अगर एनायन ज्यादा उसकी तरफ जा रहा है तो वो एनायन के शेप में ज्यादा क्या करेगा? डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन को तो अपन क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? कोवेलेंट कैरेक्टर, आयोनिक क्या हो जाएगा? कम। तो NaCl से अगर मैं PCl5 जा रहा हूँ तो आपको पता है ये तो कंप्लीटली कोवेलेंट होता है, ये भी कंप्लीटली कोवेलेंट होता है, ये भी कोवेलेंट होता है, बट ये दोनों क्या होते हैं? आयोनिक। इन दोनों में भी आयोनिक ज्यादा पूछे तो कौन? NaC। नोट कर लीजिए। तो ये आपको पता रखना है, पोलराइजेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है? चार्ज। चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। किसका? किसका जेड इफेक्टिव? कैटायन का। कैटायन का जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो कैटायन एनायन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। एनायन अगर कैटायन की तरफ जा रहा है तो एनायन का जो शेप है उसमें चेंज आएगा, जिसको अपन बोलते हैं डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन को अपन बोलते हैं पोलराइजेशन। जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, आयोनिक क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। साइज वाला रोल भी अपने पीछे भी अभी देखा था कि अगर कैटायन का साइज कम होगा तो पोलराइजेशन क्या होगा? इंक्रीज। साफ दिख रहा है इसका कैसे? अगर अपन फर्स्ट ए में देख लेते अपन, अगर मान लो BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 और BaCl2, आपको अगर इनमें पूछा जाए तो यहाँ सब में आप ये देखोगे क्लोराइड आयन जो है वो तो क्या है? कॉमन है। क्लोराइड आयन क्या है? कॉमन है। बेरिलियम+2 से बेरियम+2, बेरिलियम+2 टू बेरियम+2, रेडियस, ग्रुप में रेडियस क्या होगा? इंक्रीज। रेडियस इंक्रीज होगा तो फाई क्या होगा? डिक्रीज। तो फाई डिक्रीज होगा तो कोवेलेंट कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे? डिक्रीज। आयोनिक क्या होंगे? इंक्रीज। तो इनमें ओनली कोवेलेंट कौन मिला था? ये ओनली कोवेलेंट मिलता है, ये कंपाउंड कोवेलेंट। इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं लेकिन ये कंपाउंड कोवेलेंट नहीं है, इसका आपको कहीं भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं मिलेगा। तो उसका तो हाइब्रिडाइजेशन मिलता है, एग्जाम्पल ये हाइब्रिडाइजेशन का sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन का एक नाम भी होता है डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। जो भी कनेक्ट चीजें वो उनको पढ़ते रहा करो। तो ये मैंने बताया है कि बेरिलियम से बेरियम, हम बेरिलियम से बेरिलियम से बेरियम कहाँ जा रहे हैं? ग्रुप में। ग्रुप में जा रहे हैं तो ग्रुप में जाएंगे तो रेडियस इंक्रीज होगा, रेडियस इंक्रीज होगा तो पोलराइजेशन डिक्रीज होगा, और पोलराइजेशन डिक्रीज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होंगे, आयोनिक कैरेक्टर क्या होंगे? इंक्रीज।
ओके। नेक्स्ट, तो ये आप देख सकते हो कि अगर मान लो कैटायन का साइज अगर बढ़ेगा तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा? आयोनिक। कोवलेंट क्या हो जाएगा? कम। तो कैटायन क्या होना चाहिए? स्मॉल। एनायन क्या होना चाहिए? लार्ज। तो एनायन लार्ज वाला भी ग्रेटेस्ट पोलराइजिंग पावर ऑफ जितने भी कैटायन है, कैटायन, ठीक है ना, कैटायन में ग्रेटेस्ट पोलराइजिंग पावर किसी थी? बेरिलियम +2। इसलिए इसका कोवलेंट कैरेक्टर क्या होता है? मैक्सिमम। इसीलिए तो इसमें क्या आ गया, ये मेटल था, फिर भी इसमें क्या आ गया? हाइब्रिडाइजेशन मिल गया, मतलब कोवलेंट कैरेक्टर मिल गया। मतलब ये बेरिलियम के बहुत से कंपाउंड आपको मिलेंगे, BeCl2 मिलेगा, BeI2 मिलेगा, BeBr2 मिलेगा। ये आपको कौन से मिलेंगे? कोवलेंट। रीजन क्या है? बेरिलियम +2। रेडियस क्या है? स्मॉल है। फाई हाई है, फाई हाई है तो कोवलेंट हाई है। आयोनिक क्या हो जाएगा? कम। ओके। तो ग्रेटेस्ट पोलराइजिंग पावर का मेन रीजन यही है कि जो जेड इफेक्टिव है वो रेडियस के क्या होता है? इनवर्सली। जेड इफेक्टिव ऑफ कैटायन, कैटायन का हाई होगा तभी एनायन उसकी तरफ जाएगा और एनायन की शेप में चेंज होगा, इसको अपन बोलते हैं पोलराइजेशन। कोवलेंट कैटायन से इंक्रीज मिले थे और आयोनिक कम मिले थे। ओके। नेक्स्ट, साइज ऑफ एनायन। एनायन का साइज इंक्रीज होने से, अब एनायन का साइज अगर इंक्रीज होगा तो साइज अगर, वही बात, जेड इफेक्टिव रेडियस के क्या? इनवर्सली। रेडियस बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? कम। तो उस एनायन का खुद का अट्रैक्शन तो कम होगा, लेकिन उसके साथ में जो कैटायन है, कैटायन का साइज स्मॉल होने से एनायन का साइज लार्ज है, उसका अट्रैक्शन कम होगा, उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये उसकी तरफ जाएगा। तभी तो वो कैटायन एनायन को क्या कर रहा है? पोलराइज कर रहा है। इसको अपन बोलते हैं पोलराइजेशन पावर। तो एनायन का साइज जो है, एनायन का साइज, एनायन की रेडियस अगर इंक्रीज होगी, अगर, तो हम ये बोल सकते हैं जेड इफेक्टिव तो रेडियस से क्या होता है? इनवर्सली। तो अगर एनायन का साइज अगर बढ़ेगा तो उसका डेप्थ तो कम होगा, लेकिन कैटायन का डेप्थ तो हाई होगा ना। तो कैटायन का डेप्थ हाई होगा तो पोलराइजेशन हाई होगा, तो पोलराइजेशन हाई होगा तो क्या करेक्टर इंक्रीज होंगे? कोवलेंट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर एनायन की रेडियस इंक्रीज होती है तो क्या इंक्रीज होगा? पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा? कोवेलेंट करेक्टर। ओके। ऐसा देखने को भी मिला है, इनमें मिला है, जो अपने कंपाउंड मिलते हैं, AlF3 और AlCl3, ये आयोनिक मिला था जबकि ये कोवलेंट मिला था। इसका ये भी AlBr3, ये भी कोवलेंट मिला था। एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम आयोडाइड भी कोवलेंट मिला था। तो आप यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? देखो, कैटायन यहाँ पे भी कौन है? एल्यूमिनियम। कौन है यहाँ पे? अगर इसको आप ब्रेक करोगे, पूरे के अपन देखते, AlF3, AlCl3, AlBr3 और एल्यूमिनियम आयोडाइड। इनमें हम क्या देखते हैं कि अगर हम फ्लोरीन से आयोडीन आ रहे हैं, एल्यूमिनियम +3 तो यहाँ पे क्या है? कॉमन है, कॉमन, F- से I-, F- से I-। तो फ्लोरीन से आयोडीन कहाँ आते हैं? ग्रुप में आते हैं। ग्रुप में आएंगे तो ग्रुप में रेडियस क्या होगी? एनायन की इंक्रीज होगी। अगर रेडियस आई होगी, एनायन अगर बड़ा होगा और कैटायन अगर स्मॉल होगा तो क्या हाई होगा? एनायन का कैटायन की तरफ अट्रैक्शन हाई होगा, जिससे ही तो क्या होगा? पोलराइजेशन। तो अगर ये हाई होगा तो पोलराइजेशन क्या होगा? हाई।
और पोलराइजेशन हाई होगा तो कोवेलेंट इंक्रीज होगा और आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा देख और देखने को मिला है ये जो मिला था हमें ये मिला था आयोनिक मिला था और ये तीनों मिलता है कोवेलेंट। कहने मतलब इतना ही ध्यान रखो इस पूरे पॉइंट में कि अगर एनायन का साइज अगर बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो आयन कैरेक्टर डिक्रीज होगा क्योंकि एनायन के साइज बढ़ने से पोलराइजेशन इंक्रीज होता है। ओके, मेन बात यह है कि अपने को जो फाई है फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो क्या है चार्ज मेनली चार्ज किस पे चार्ज ऑन कैटायन तो कैटायन पे चार्ज बढ़ेगा प्लस बढ़ेगा तो उसका जेड इफेक्टिव बढ़ेगा कैटायन का जेड इफेक्टिव बढ़ने से वो एनायन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा पोलराइजेशन हाई होगा। और रेडियस की बात करें तो कैटायन की रेडियस कम होनी चाहिए जबकि एनायन की रेडियस क्या होनी चाहिए ज्यादा। ये मेनली 3 पॉइंट याद रखो पोलराइजेशन। पोलराइजेशन हाई होगा पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट इनवर्सली ऑन। ठीक है तो ये आपको पता रखना है। अब इसके कितने भी एग्जांपल जैसे अब मान लो अगर आपको बोल देते हैं एक आप बोल दे जेड एन ओ और एक बोल दिया जेड एन एस दोनों में से ज्यादा कोवेलेंट कौन है या पोलराइजेशन दोनों में से किस पे हाई है तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हो जिंक +2 O-2 जिंक +2 S-2 दोनों में कैटायन तो क्या है जिंक +2 कैटायन कॉमन है बट एनायन ऑक्सीजन से सल्फर तो ऑक्सीजन से सल्फर अगर अपन ग्रुप में आते हैं तो ग्रुप में आने पर रेडियस क्या होगी इंक्रीज किसकी इंक्रीज हो रही है एनायन की तो एनायन की रेडियस अगर इंक्रीज होगी तो क्या इंक्रीज होगा पोलराइजेशन तो मोर कोवलेंट कौन होगा जेड ओके क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं मान लो अगर आपको ये बोल दिया जाए इन गिवन स्पीसीज which one maximum covalent और आपको बोल दिया जाए ये AgF AgCl सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर आयोडाइड आपको ये बोल दिया जाए क्या होगा इसमें आपको पूछा गया है विच वन मोर कोवलेंट
तो कोवेलेंट, अभी मैंने बोला कोवेलेंट, इतनी देर से अपन बात कर रहे हैं, कोवेलेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, फाई, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, या आप बोल सकते हो कैटाइन के साइज के इनवर्सली, एनाइन के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आपको पता होना चाहिए जो अपने को कंपाउंड दे रखा है उसमें क्या चेंज हो रहा है, Ag प्लस F माइनस, Ag प्लस Cl माइनस, Ag प्लस Br माइनस, Ag प्लस I माइनस, चार तो सेम ही है, बट फ्लोरीन से आयोडीन, फ्लोरीन से आयोडीन पीरियोडिक टेबल में हम ग्रुप में जाते हैं, ग्रुप में आने पर रेडियस क्या होगी, इंक्रीज, रेडियस इंक्रीज होगी तो फाई क्या होगा, इंक्रीज, फाई इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। मोस्ट आयोनिक, मोस्ट कोवेलेंट कौन होगा, Ag। ओके, ये अपने को, ये मेनली पॉइंट अपन देखा था, शुरुआत से आराम से देख लो, देख लो। पोलराइजेशन पावर, कैटायन क्या होना चाहिए, स्मॉल, एनायन क्या होना चाहिए, लार्ज। एनायन अगर लार्ज होगा, लार्ज होने से जेड इफेक्टिव इसका कम होगा, तो छोटा है उसका जेड इफेक्टिव हाई होगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करने से इसकी शेप में चेंज आएगा, डिस्टॉर्शन, उसको अपन बोलते हैं पोलराइजेशन। तो एबिलिटी ऑफ कैटाइन, कैटाइन एनायन को क्या कर रहा है, पोलराइज कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन पावर। पोलराइजेशन पावर जो है कैटाइन का साइज के इनवर्सली होता है, एन और चार्ज के प्रपोर्शन होता है। ये मैंने कुछ बताए थे कि एस ब्लॉक के मेटल बी कोवेलेंट कैरेक्टर शो करते हैं। फर्स्ट में कौन, लिथियम प्लस, सेकेंड में कौन, बेरिलियम प्लस टू और मैग्नीशियम प्लस टू, खासकर बेरिलियम प्लस टू। डी ब्लॉक के मेटल बी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से अपन राइट आ रहे हैं, तो लेफ्ट से राइट आने पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस कम होगी, कैटाइन की रेडियस अगर कम होगी तो फाई बढ़ेगा। एल्यूमिनियम का AlCl3, AlBr3, AlI3 एक कोवलेंट मिले थे, उसकी वजह क्या थी, पोलराइजेशन। इसके अलावा मैंने बताया पोलराइजेबिलिटी क्या होता है, जो एनायन कैटाइन के द्वारा पोलराइज हो जाए उसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी, एबिलिटी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज बाय कैटाइन। ओके, जिससे इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी तो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, आयोनिक कम हो जाएगा। ओके, फिर मैंने कुछ एग्जांपल बताया, जैसे बेरिलियम से मैग्नीशियम गए, ग्रुप में गए, ग्रुप में गए तो साइज बढ़ा, साइज बढ़ा तो आयोनिक कैरेक्टर बढ़े, कोवलेंट कम हुए, तो कोवलेंट ज्यादा इसमें, इसमें कोवलेंट कम, आयोनिक ज्यादा किसमें, एनसी। फिर अपने फाजान रूल्स के अकॉर्डिंग ये बताया कि जो भी फैक्टर अफेक्टिंग करते पोलराइजेशन से, पीरियोडिक टेबल में अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो आपको चार्ज बढ़ता हुआ मिलेगा, चार्ज बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ने से क्या बढ़ेगा, पोलराइजेशन, और चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। दिख रहा है ये आयोनिक था, ये भी आयोनिक था, लेकिन ये सारे कोवलेंट मिले थे। ओके, साइज की बात करें तो कैटायन का साइज स्मॉल होना चाहिए, एनायन का साइज लार्ज होना चाहिए। ओके, बेरिलियम प्लस टू का, बेरिलियम के बहुत कंपाउंड कोवलेंट मिले थे, कोवलेंट मिलने का कारण यही था, स्मॉल साइज था, स्मॉल साइज होने से, स्मॉल साइज होने से जेड इफेक्टिव हाई था, तो एनायन को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, उसको पोलराइजेशन पावर बोलते हैं, तो पोलराइजेशन पावर हाई थी, इसलिए इसके बहुत सारे कंपाउंड क्या थे, कोवलेंट में थे। ओके, इसके अलावा मैंने एक एग्जांपल ही बोला कि एनायन का साइज बढ़ने से भी मिला है, जैसे AlF3 से AlI3 गए थे, तो ये अकेला आयोनिक मिला था, ये कोवलेंट मिले थे, क्योंकि तो एनायन Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, इनका साइज बढ़ा, तो साइज बढ़ा तो साइज बढ़ा तो साइज बढ़ने से इनका जेड इफेक्टिव कम था, इनका जेड इफेक्टिव कम था, तो ये ज्यादा अट्रैक्ट हुए कैटायन की तरफ, तो ज्यादा पोलराइजेशन हुआ, और पोलराइजेशन हुआ तो कोवलेंट कहते हैं। ओके, ये अपन अभी देखा था, ये अभी क्वेश्चन दिया मैंने आपको, AgF से AgI जाने पर फ्लोराइड से आयोडाइड ग्रुप में साइज बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवलेंट बढ़ेगा, आयोनिक कम होता है। इसमें आयोनिक ज्यादा, आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होते हैं, AgF। ठीक है, अगर आयोनिक पूछता तो। ओके, चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, तो चार्ज पे अगर आपको इसके अकॉर्डिंग बोल दो, जैसे आपको इनमें बोल दें, किसमें,
इन अकॉर्डिंग बोल दे, NaCl, MgCl2, AlCl3 बोल दिया। इसके लिए आप ये भी पूछते हो, कोई जरूर नहीं कर सिर्फ ये बोल दे आपको, KCl बोल दिया, CaCl2 आपको बोल देता है, और स्कैंडियम Cl3 बोल दे। तो अगर अपन पीरियड में जा रहे हैं, तो पीरियड में जाने पर यहाँ पोटेशियम पे कैटायन पे क्या रहा है, +1, यहाँ कैल्शियम पे क्या आएगा, +2, यहाँ स्कैंडियम पर क्या आएगा, +3। ये तो बताइए आपको, अगर ये ब्रेक होता है, स्कैंडियम +3, 3Cl-, तो चार्ज इंक्रीज हो रहा है। चार्ज इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव ऑफ कैटायन, कैटायन का अट्रैक्शन, कैटायन का अट्रैक्शन हाई होगा तो वो एनायन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और अगर एनायन उसकी तरफ ज्यादा ज्यादा अगर जाएगा तो पोलराइजेशन हाई होगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। दिख रहे ना, ये कोवेलेंट मिलता है, जबकि ये दोनों क्या मिलता है, आयोनिक मिलता है। ओके, तो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट। इसके और भी बहुत एग्जांपल, जैसे आप डी ब्लॉक पढ़ते हैं तो वहां ये आता है, जैसे ये आपको बोल देता है FeCl2 और FeCl3 में, वहां आपको ज्यादा मिलेंगे। क्रोमियम का एक ऑक्साइड CrO, क्रोमियम का एक ऑक्साइड Cr2O3, क्रोमियम का एक ऑक्साइड CrO3। मैग्नीज का MnO, MnO2, Mn2O7। वेनेडियम का VO, V2O3, V2O4, V2O5। इनमें अगर आपको बोल देता है, बताओ आप खुद ही ट्राई करो, इनमें 5 का ऑर्डर क्या हो, देखो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, क्या क्या देखोगे यहाँ पे, हम्म, यहाँ आयरन का चार्ज कितना आएगा, एक क्लोरीन पे तो सुना होगा, एक क्लोरीन पे क्या आता है, Cl-, तो 2 क्लोरीन पे 2Cl-, तो इतना इस पे क्या आएगा, +2। यहाँ 3 क्लोरीन पे 3Cl-, तो ये क्या आएगा, Fe+3। कैटायन है, कैटायन का चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कैटायन का चार्ज बढ़ेगा तो कैटायन का जेफ बढ़ेगा, जेफ बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा। तो फाई ही मैंने पूछा है, पोलराइजेशन क्या होगा इसका। यहाँ अगर आप चार्ज निकालोगे, एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2, तो 3 ऑक्सीजन पे चार्ज कितना हो जाएगा, -6, तो क्रोमियम पे चार्ज कितना आएगा, +6, यहाँ आपके चार्ज आएगा +3, यहाँ चार्ज आएगा +2। तो चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा। MnO, यहाँ चार्ज आपको मिलेगा +2, यहाँ चार्ज मिलेगा आपको +4, यहाँ आपको चार्ज मिलेगा +7। तो चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा। और ये भी वही बात, वेनेडियम वाला फर्स्ट जो है +2, +3, यहाँ आएगा +4, और यहाँ आएगा वेनेडियम +5। तो चार्ज बढ़ेगा तो क्या इंक्रीज होगा, 5, और 5 इंक्रीज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। कोवेलेंट कैरेक्टर के साथ साथ इनमें एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है, ये मोर एसिडिक है, ये उससे कम है, वो सबसे कम एसिडिक है, सबसे ज्यादा बेसिक है। तो ये भी अपन देखेंगे इसके एप्लीकेशन में। तो अभी इतना ही ध्यान रखो,
कि अगर आपको डी ब्लॉक के मेटल दे रखे हो तो डी ब्लॉक वाले मेटल में तो अगर वो नॉन मेटल के साथ हैं तो उनमें पोलराइजेशन होगा ही होगा, और पोलराइजेशन होगा तो आप चार्ज के अकॉर्डिंग देख सकते हो। ये मैंने बताया, और भी देख सकते हो। जैसे मान लो आपको ये बोल दे, एक कॉपर का बोल दे Cu2O और एक का बोल दे CuO, तो यहां आप देखोगे तो आपके पास कॉपर प्लस ये क्या आएगा O-2, और इस पे चार्ज आएगा कॉपर +2 O-2। अगर कैटायन का चार्ज बढ़ेगा तो कैटायन कैटायन चार्ज इंक्रीज, Z इफेक्टिव इंक्रीज, पाई इंक्रीज, कोवेलेंट इंक्रीज। एक निकल का भी आता है NiO, NiO2, तो मोर कोवेलेंट कौन हो गया NiO2। तो ये आप ध्यान रख सकते हो कि चार्ज इंक्रीज होने के साथ साथ कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ओके, तो चार्ज इंक्रीज हुआ, मोर कोवेलेंट है तो मोर कोवेलेंट वाले मोर एसिडिक। अगर इन दोनों में आपको बोला जाए एसिडिक ज्यादा कौन है, तो ये एसिडिक हाई है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इसमें 3 तरह का आपको कॉन्फिगरेशन मिले। देखो ये फैक्टर थे। फर्स्ट फैक्टर क्या था, कैटायन की रेडियस स्मॉल होनी चाहिए, एनायन की हाई। तो फाई जो है उसमें आप शॉर्ट में लिख सकते हो रेडियस ऑफ कैटायन इनवर्सली, रेडियस ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सही से चार्ज चार्ज चाहे कैटायन का हो और चाहे एनायन का हो, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और थर्ड आता है कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, किस अकॉर्डिंग, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखते हो, पीरियोडिक टेबल में आपको कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा कहाँ मिलता है, पी ब्लॉक वाला में। इसमें मिलता है पी ब्लॉक वाला में, ठीक है। और उसके बाद कोवेलेंट मिलता है डी ब्लॉक वाला में। एस ब्लॉक वाला तो आयोनिक। एस ब्लॉक में जैसे अगर Na प्लस है मान लो, तो Na प्लस कितने आता है 11 पे, सोडियम 11 पे आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हुआ 1s2 2s2 2p6। तो आउटर आउटर इलेक्ट्रॉन कितने हुए 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे एक आ जाए पी ब्लॉक का मेटल और एक आ जाए डी ब्लॉक वाला मेटल, जिंक +2, तो जिंक में सबसे लास्ट में आता है 3s2 3p6 3d10 और क्या आता है 4s2। और ये 4s2 वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये तो हमने निकाल दिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आए 18 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखना ये जो फैमिली है ये आता कार्बन फैमिली में, तो ये आता है 12th ग्रुप में। 12th ग्रुप ये है, कार्बन फैमिली होती है 14th ग्रुप में, 14th ग्रुप। तो 14th ग्रुप वाला तो इसके बाद में आ रहा है। तो यहां अगर मैं बोल रहा हूं कि आउटर इलेक्ट्रॉन कितने 18, कितने 18, तो इसमें क्या बोलेंगे हम 18 + 2, 18 + 2 है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं मेनली कि अगर एक मेटल एस ब्लॉक का हो, एक डी ब्लॉक का हो और एक पी ब्लॉक का मेटल हो, तो उनमें ये देखा गया है कि जो ऑर्डर है पोलराइजेशन का ये कई बार डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन, किस पे, कॉन्फ़िगरेशन पे। तो 18 इलेक्ट्रॉन वाले का हाई था 18 + 2 वाले से, और 18 + 2 वाले का हाई था 8 इलेक्ट्रॉन वाले से। मतलब इन तीनों का अगर कोई कंपाउंड है, अगर इन तीनों के ना हो, अगर मान लो मैं इस तरह का ये बोल दूंगा, आपको एक बोल दिया जाए CaCl2, एक आपको बोल दे SnCl2 और एक आपको बोल देता है ZnCl2। तो यहां आप क्या देखोगे, यहाँ चार्ज Ca+2 2Cl-,
यहाँ आप चार्ज देखोगे Sn+2 2Cl माइनस चार्ज, और यहाँ आप देखोगे जिंक+2 2Cl माइनस चार्ज। हमने पीछे बोला है कि पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, तो चार्ज तो क्या है, सिमिलर है। कैल्शियम का आप कॉन्फ़िगरेशन देखना, कैल्शियम आता है 20 नंबर पे, तो इसका आता है 2 8 8 और 2, 1s2 2s2p6 3s2 3p6 और ये 4s2, तो ये 4s2 वाले इलेक्ट्रॉन तो मैंने निकाल दिए, तभी ये कैल्शियम+2 में। एसएन और जिंक की बात करें तो जिंक का मैंने अभी आपको पीछे बोला था, जिंक आ रहा है 30 पे, तो इसके लास्ट में आएगा 3s2 3p6 3d10 और 4s2, तो 4s2 वाले इलेक्ट्रॉन 4s2 वाले इलेक्ट्रॉन ये तो मैंने निकाल दी, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 18, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं 18 इलेक्ट्रॉन आउटर में, यहां रहते हैं, यहां देखो लास्ट में कितना 8 इलेक्ट्रॉन, तो कैल्शियम+2 वाले का हो गया हमारे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो हो गया 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। और ये मैंने बोला था अभी, ये 12th ग्रुप में आता है और ये आता है 14th ग्रुप में, तो 12th के दो बाद में आता है 14, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन ऊपर बोलते हैं 18+2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि जो पोलराइजेशन है वो डी ब्लॉक वाले का पी ब्लॉक वाले से ज्यादा और पी ब्लॉक वाले का एस ब्लॉक वाले से ज्यादा। पोलराइजेशन हाई है तो यहाँ कोवलेंट का हाई है, ये मोर कोवलेंट है, फिर ये कोवलेंट है, और सबसे कम कोवलेंट जो है CaCl2 है, तो मोर आयोनिक तो है CaCl2 और मोर कोवलेंट कौन है, ZnCl। आराम से देखो, ये भी एक मेटल का क्लोराइड है, ये भी एक मेटल का क्लोराइड है, ये भी एक मेटल का क्लोराइड है, ये डी ब्लॉक वाले का है। डी ब्लॉक वालों में लास्ट में इलेक्ट्रॉन आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें 18+2 लिखते हैं हम, और ये 8 इलेक्ट्रॉन वाला है। तो कॉन्फ़िगरेशन पर भी फाई डिपेंड करता है, क्योंकि जिसमें डी के इलेक्ट्रॉन आएंगे, डी के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं, डी के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं, दूर होंगे तो उनका जेड इफेक्टिव क्या होगा, डी का इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होगा तो उसका जेड इफेक्टिव तो हाई होगा, शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, तो डी के इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, तो क्या इंक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव कैटायन के जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, कोवलेंट, इसलिए मोर कोवलेंट, फिर SnCl2, फिर CaCl। ये आपको तब देखना है जब आपको चार्ज सिमिलर मिले, लेकिन एक डी ब्लॉक का मिले, एक पी ब्लॉक का और एक एस ब्लॉक, चार्ज सिमिलर मिले, नोट कर सकते
ओके, तो ये आपको जानना है कि कॉन्फ़िगरेशन पर भी पोलराइजेशन डिपेंड करता है। 18 इलेक्ट्रॉन वाले, ये वापस बता देता हूँ, 18 इलेक्ट्रॉन वाले में बाहर वाले इलेक्ट्रॉन आते हैं डी में। डी के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं। दूर होने से उनका दूर होने से उनका शील्डिंग फैड, जैसा भी मान लो मैं हूँ, मेरे आसपास 10 जने खड़े हैं, तो वो मेरे को घेर लेंगे, घेर के उस तरह मार भी ले, ठीक है। लेकिन अगर वो मेरे से बहुत दूर है, तो बहुत दूर अगर मेरे से 100 जने भी होंगे या 1000 भी होंगे, मान लो 1 किलोमीटर दूर, तो वो इतने दूर होंगे तो वो मेरे को घेर नहीं पाएंगे, मतलब उनका शील्डिंग फैड क्या होगा, कम होगा। तो डी के इलेक्ट्रॉन 10 है, लेकिन वो दूर होते हैं, तो उनका न्यूक्लियस पे इतना शील्डिंग नहीं होता। तो शील्डिंग नहीं होता, शील्डिंग फैड कम हो गया। लेकिन किसी भी एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, उतने क्या बढ़ते हैं, प्रोटॉन्स। लेकिन प्रोटॉन कहाँ बढ़ते हैं, न्यूक्लियस में। तो प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव अगर कैटायन का बढ़ेगा, तो जेड इफेक्टिव के कारण ही तो वो एनायन को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट। जिससे क्या बढ़ेगा, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवैलेंट कैटायन बढ़ जाएगा। तो बात यह है कि अगर कोई भी कैटायन आपके पास एस ब्लॉक का है, और एक अगर पी ब्लॉक का है, और एक डी ब्लॉक वाला है, जिसमें आउटर 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 18 वाले का 18+2 वाले से ज्यादा होगा, 18+2 वाले से ज्यादा 8 है। ओके, बहुत बेस्ट एग्जांपल है ये, ध्यान रखना। ये सबसे ज्यादा कोवैलेंट ZnCl2, फिर SnCl2। सबसे मोर आयोनिक बोले तो कौन, कैल्शियम क्लोराइड। ओके, एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का एप्लीकेशन मतलब पोलराइजेशन से कौन कौन से कैरेक्टर जो है चेंज होते हैं, या हम क्या क्या बता सकते हैं। तो एक तो बात यही है कि अगर हम फाई जितना इंक्रीज होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज। आयोनिक क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इसका मेन यूज जो आएगा वो आएगा आपके डी ब्लॉक में ज्यादा, या पी ब्लॉक में भी। जैसे आपको ये लाइनें मिलेगी, ऐसे क्या, SnF4 और SnF2 में से मोर आयोनिक। तो यहां आपको दिख रहा है SN10, 10 क्या होता है, मेटल। बट मेटल का यहाँ पे चार्ज कितना है, +4। यहाँ मेटल का चार्ज कितना आएगा, +2। ये मान के चलना, जो मेटल पी ब्लॉक या डी ब्लॉक से रिलेटेड है, डी ब्लॉक या पी ब्लॉक से, उसमें पोलराइजेशन है ही है। पोलराइजेशन तो उसमें है, ज्यादा है कि कम है, वो डिपेंड करेगा चार्ज पे या साइज पे। तो चार्ज हाई है, तो चार्ज इंक्रीज होगा, तो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, कोवेलेंट। तो इनमें चार्ज किसका हाई है, Sn+4 का। तो ये मोर क्या हो जाएगा, कोवेलेंट। तो ये हो गया। आपको ये भी बोल देना था, Fe2O3, FeO में आपको पूछ लेना है। इनमें देख लेना, लेड PbF4, PbF2 में बोल दे रहा है। लेड भी मेटल है, मेटल के साथ फ्लोराइड है, नॉन मेटल है, तो आयोनिक दोनों, लेकिन कौन ज्यादा आयोनिक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जहां चार्ज हाई है, कोवलेंट हाई है, चार्ज हाई। यहाँ यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे आयरन का चार्ज कितना आएगा, Fe+3। यहाँ आएगा Fe+2। तो अगर चार्ज हाई है, चार्ज हाई, तो ये मोर कोवलेंट। तो ये मोर कोवलेंट है। कोवलेंट अगर मोर है, Fe+3, ये कोवलेंट कम है, तो कोवलेंट तो बताना अपने को। तो वो किस पे डिपेंड किया, फाई पे। फाई डिपेंड किस पे किया, चार्ज। PbF4 और PbF2 में कौन हो जाएगा, PbF4, क्योंकि लेड का चार्ज कितना है, प्लस। बात यही है कि फाई से हमें, फाई जिसका हाई मिलेगा, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर हाई मिलेगा, आयोनिक कम मिलेगा। इसके और भी एग्जांपल जो मैं हमने अभी जस्ट पीछे देखे थे, वो सारे CrO से ज्यादा, Cr2O3, CrO3, +2, +3, +6, MnO से ज्यादा, MnO2, MnO2 से ज्यादा, Mn2O7, मोर कोवेलेंट। FeO से ज्यादा, Fe2O3। कोबाल्ट, कोबाल्ट के +2 से ज्यादा, कोबाल्ट +3 वाले कंपाउंड्स।
निकल का NiO से ज़्यादा NiO2 वाला। कॉपर का Cu2O से ज़्यादा CuO। वेनेडियम का Vo से ज़्यादा V2O3, V2O4 एंड V2O5। सब में चार्ज इंक्रीज हो रहा है। चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो पोलराइजेशन इंक्रीज हो रहा है, और पोलराइजेशन इंक्रीज हो रहा है तो कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। ठीक। इसके अलावा अगर आप फाई, ये तो था क्या, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवैलेंट इनवर्सली आयोनिक। एक बात ये भी है, फाई की वैल्यू के अकॉर्डिंग अपन बात करें, अगर रूट फाई की वैल्यू, ये आपको कई बार दिया जा सकता है, रूट फाई की वैल्यू 3.2 से अगर ज्यादा मिलेगी आपको, 3.2 से, तो ऐसे ऑक्साइड आपको मिलेंगे एसिडिक। उल्टा भी बात बोल सकते हैं कि अगर आपको एसिडिक ऑक्साइड मिले तो उनकी फाई की वैल्यू, रूट फाई की वैल्यू 3.2 से ज्यादा। रूट हटाओगे तो 3.2 का स्क्वायर, 3.2 का स्क्वायर वैसे 3.2 का जो स्क्वायर होता है लगभग 10.2 के पास में है, देख लेना आप। तो अगर इससे हाई मिले तो वो एसिडिक, रूट फाइव की वैल्यू 3.2 से कम मिले बट 2.2 से अगर ज्यादा मिले तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का ट्रिक मैंने पीछे भी बताया था आपको, याद हो कौन सा? जनाबे जनाबे आली, जनाबे आली सुनो पंजाबी सॉन्ग, जनाबे आली सुनो पंजाबी सॉन्ग। तो जिंक ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, SnO भी होता है, SnO2 भी होता है, PbO भी होता है, PbO2 भी होता है। तो ये इतने तो याद ही रखो। इसके अलावा एम्फोटेरिक एक दो और एक्स्ट्रा लिख सकते हो, Cr2O3 भी होता है, MnO2 भी होता है, V2O5 भी होता है, V2O5। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं उनकी रूट फाइव की वैल्यू 2.2 से ज्यादा और 3.2 से कम होती है। नोट कर सकते हो।
जो भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड के लिए ये वैल्यू होता है। बेसिक के लिए अब देखो ये आपको पता लग गया, 3.2 से अगर ज़्यादा है तो एसिडिक, 2.2 से अगर ज़्यादा है और 3.2 से कम है तो एम्फोटेरिक। 2.2 से जिसका कम होगा, 2.2 से कम होगा वो क्या हो जाएगा, बेसिक। बेसिक ऑक्साइड कौन से हो सकते हैं, बेसिक ऑक्साइड ये Na2O होता है, Li2O हो सकता है, ठीक है, K2O हो सकता है, Rb2O हो सकता है, Cesium2 हो सकता है, जनरली मेटल के ऑक्साइड्स, ठीक है। MgO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड होता है, बेरियम ऑक्साइड होता है, और भी आपको मेटल ऑक्साइड जो मिले। तो मेटल के ऑक्साइड जो होता है जनरली, बता दिया मैंने, जनरली बस ये जैसे कुछ एक मेटल के ऑक्साइड जो है, ये मेटल के ऑक्साइड है, ये एम्फोटेरिक नेचर के हैं, बट जनरली मेटल के ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक, और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक। तो जैसे ये इनका जो है √5 2.2 से क्या मिलेगा, कम। तो इन पे क्वेश्चन बन सकते हैं, कई बार इन पे क्वेश्चन ये आता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है, मान लो याद है आपको, इन द फॉलोइंग which one having pi equal to 50। ऑप्शंस आपको ये मिल जाए, बेरिलियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, V2O, SO2। कौन सा ऑक्साइड ऐसा होगा जिसकी फाई की वैल्यू 15 होगी। तो क्या होगा, ये तो क्या एम्फोटेरिक। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए अपने को कि √15 का मतलब क्या है, 3.2 से ज्यादा ही है। 3.2 का स्क्वायर जो है वो तो लगभग 10 के पास में आएगा, 15 आ रहा है मतलब वो एसिडिक है। तो ये तो होता है एम्फोटेरिक होता है, ये बेरियम वाला बेसिक होता है, ये V2O5 भी क्या होता है, एम्फोटेरिक, ये बेसिक, ये एम्फोटेरिक। बट ये जो SO3 है, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक। तो एसिडिक जो होगा उसकी फाई की वैल्यू क्या आएगी, हाई आएगी। कितनी हाई आएगी, 3.2। ओके, तो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस अपन देख सकते हैं जिनमें फाई हमें पता होना चाहिए कि फाई की वैल्यू अगर 3.2 से अगर हाई आए, 3.2 √5 की वैल्यू तो एसिडिक, 3.2 से कम आए, 2.2 से ज्यादा आए एम्फोटेरिक, और 2.2 से भी कम आए तो क्या हो जाएगा, बेसिक। तो ये भी एक एप्लीकेशन है। इसके अलावा अगर हम ये बात करें कोऑर्डिनेट बॉन्ड और, तो बाद में देखेंगे। एक फाई का एप्लीकेशन बहुत शानदार है, थर्मल स्टेबिलिटी। देखो वही बात, अगर अगर कैटायन और एनायन के बीच में बॉन्ड अगर स्ट्रांग है, बॉन्ड स्ट्रांग है, कौन सा, आयोनिक बॉन्ड है। तो आयोनिक बॉन्ड स्ट्रांग है तो उसको ब्रेक करना, तोड़ना कठिन होगा।
एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। तो टेम्परेचर बहुत हाई टेम्परेचर अगर टूटता है तो थर्मल स्टेबिलिटी हाई है। जो लो टेम्परेचर टूट जाएगा मतलब उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, कम है। तो वो कैसे होगा, अगर किसी में कैटायन अगर स्मॉल है, कैटायन अगर स्मॉल है, एनायन लार्ज है, कौन सा कैरेक्टर आएगा, कोवलेंट। कोवलेंट कैरेक्टर आएगा मतलब पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा मतलब कोवलेंट कैरेक्टर आने से आयन कैरेक्टर कम होंगे, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो मतलब जो फाई है, फाई फाई इनवर्सली डिपेंड ऑन थर्मल स्टेबिलिटी। खासकर ये हमें रिलेशन किन के लिए देखना है, इफ कॉमन आयन, देखो कैटायन तो वो एस ब्लॉक वाले होंगे, एस ब्लॉक वाले, क्योंकि एस ब्लॉक वालों में ही आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा मिलते हैं। आयोनिक के अंदर ही तो कोवलेंट कैरेक्टर अपन पढ़ रहे हैं, पोलराइजेशन। तो अगर कॉमन आयन आपको कार्बोनेट मिले, बाइकार्बोनेट मिले, सल्फेट मिले, पर क्लोरेट मिले, लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज में आयोडाइड मिले कोई मान लो, सल्फाइड मिले, मतलब पॉली एटॉमिक या लार्ज इन साइज, पॉली एटॉमिक या लार्ज इन साइज, ये आपको मिले तो फाई इनवर्सली क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी। फाई इनवर्सली थर्मल स्टेबिलिटी, ये आपको लगाना है, फाई इनवर्सली थर्मल स्टेबिलिटी। ओके, अब थर्मल स्टेबिलिटी फाई के अकॉर्डिंग, भाई फाई अगर हाई होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अब फाई किस पर डिपेंड करता है, फाई आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, कैटायन की रेडियस से क्या होगा, इनवर्सली, और एनायन की रेडियस से क्या होगा, प्रोपोर्शनल। तो अगर कैटायन का साइज अगर इंक्रीज होगा तो फाई क्या होगा, डिक्रीज। अगर फाई डिक्रीज होगा, अगर फाई, अगर मान लो फाई यहाँ पे डिक्रीज होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। मतलब आप ये बोल सकते हो कि अगर फाई डिक्रीज हो रहा है तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जनरली आपको देखना है पॉली एटॉमिक में, पॉली एटॉमिक कार्बोनेट में एटम कितने हैं, 3 ऑक्सीजन 1 कार्बन का। बाइकार्बोनेट, जैसे आयोडाइड हो गया, या जैसे कई बार मान लो कॉमन आयन में, कॉमन आयन में कई बार सीजियम प्लस कॉमन आयन आ जाए, सीजियम का साइज तो बड़ा ही होता है। बेरियम प्लस टू आ जाए मान लो, बेरियम प्लस टू। तो अगर आपको कॉमन आयन लार्ज मिले, लार्ज मिले या पॉली एटॉमिक मिले तो आपको ये देख लो। इसका अगर अपन देखते हैं, मतलब एप्लीकेशन देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा अपने को कैसे देखें। मान लो आपको ये बोल दिया जाए Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3 और Cesium2CO3, इनमें आपको पूछ लिया जाएगा कि किसको टूटने में सबसे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, या कौन इजीली टूट जाएगा, या कौन टूटने पर क्या देगा। तो मेटल के कार्बोनेट है, तो मेटल के कार्बोनेट जनरली ऐसा है, तो अपन में ऑर्डर देखते हैं फाई के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि कॉमन आयन, कॉमन आयन कौन है इसमें, कार्बोनेट। ये देखो कार्बोनेट, 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 कार्बोनेट। क्या होता है ये, पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक में थर्मल स्टेबिलिटी फाई की क्या है, इनवर्सली। तो आपको बताएं लिथियम प्लस से सीजियम प्लस, लिथियम प्लस टू सीजियम प्लस, तो लिथियम प्लस टू सीजियम प्लस, रेडियस ऑफ कैटायन क्या होगा, इंक्रीज, कैटायन का रेडियस इंक्रीज होगा, फाई क्या होगा, डिक्रीज, और फाई डिक्रीज होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर इनमें होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर इसमें होगा।
इनमें क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, फाई डिक्रीज होगा। फाई डिक्रीज क्यों होगा, फाई डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि कैटायन का साइज बढ़ रहा है। इसीलिए देखा था इन पांचों में से सिर्फ लिथियम कार्बोनेट जो होता है ना, सिर्फ लिथियम कार्बोनेट Li2CO3 ही सिर्फ हीटिंग करने पर टूटता है, और टूटने पर ये देता है ऑक्साइड और CO2 गैस, एक एसिडिक ऑक्साइड और एक बेसिक ऑक्साइड। बाकी ये टूटते ही नहीं है। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये पास में बात लिख सकते हो आप। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके कार्बोनेट, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड डज नॉट डीकम्पोज, ये टूटते ही नहीं। और जो टूटेंगे, मेटल का कार्बोनेट क्या देगा, मेटल का ऑक्साइड प्लस CO। तो ये पहले पता होना चाहिए, इसका क्या है हीटिंग इफेक्ट। मेटल का कार्बोनेट अगर टूटेगा तो मेटल का ऑक्साइड प्लस क्या देगा, CO2। कौन नहीं टूटता, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, क्योंकि उनकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत हाई है। ओके, और यहाँ पे लिथियम से अगर अपन सीजियम जा रहे हैं तो रेडियस ऑफ कैटायन बढ़ रहा है, फाई कम होगा और थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। नोट कर लो। ओके, इनमें ध्यान रखना हम लोग, क्या कॉमन आयन कौन था, कार्बोनेट। इसकी जगह अगर बाइकार्बोनेट भी हो जाए, मान लो सल्फेट भी हो जाता, कार्बोनेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, ये जो भी है, ठीक है, इनमें अगर आपको थर्मल स्टेबिलिटी देखनी हो, थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली क्या होगा, फाई। और फाई आपको पता है, फाई जो है साइज ऑफ एनायन के तो क्या है, प्रोपोर्शनल साइज ऑफ कैटायन, कैटायन के इनवर्सली है। तो अगर कैटायन का साइज अगर बढ़ेगा तो फाई कम होगा, और फाई कम होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसीलिए वो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि कैटायन का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। कैटायन का साइज इंक्रीज होगा तो फाई कम, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ऐसा इनके कार्बोनेट में भी होगा, ऐसा इनके सल्फेट में भी होगा, बाइकार्बोनेट में भी होगा और नाइट्रेट में भी होगा। कौन किस में टूटता है ये बता सकता हूं। जैसे अगर बाइकार्बोनेट है, तो बाइकार्बोनेट में अपन ये बोल सकते हैं, मेटल का बाइकार्बोनेट हीटिंग करोगे तो मेटल का बाइकार्बोनेट जो है वो मेटल का ऑक्साइड प्लस CO2 प्लस क्या था, H2। मेटल का कार्बोनेट प्लस, मेटल का कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2। जैसे अगर आपने ये रिएक्शन कभी ना कभी देखा होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो अगर हीटिंग करोगे आप तो सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस क्या बनेगा, H2। तो बाइकार्बोनेट का ये हो गया हीटिंग इफेक्ट। बाइकार्बोनेट का अगर आपने हीटिंग करोगे तो कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2, लेकिन कार्बोनेट आगे नहीं टूटेगा। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये पीछे लाइन ये लिखवाई थी मैंने, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के कार्बोनेट, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड डज नॉट डिकम्पोज, क्योंकि इनकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है। तो ये मेल्ट हो सकते हैं, डीकम्पोज नहीं होंगे। मेल्ट हो सकता, सॉलिड से लिक्विड जा सकता है, पर डीकम्पोज नहीं होगा। ओके, तो ये आप ध्यान रखना।
थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली फाई, फाई एनायन का साइड के प्रोपोर्शनल है, लेकिन कैटायन के साइड के इनवर्सली, कैटायन का साइड बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कार्बोनेट में, बाइकार्बोनेट में भी ऐसा ही है, सल्फेट में भी ऐसा ही है, और इसके अलावा नाइट्रेट में भी ऐसा ही है। नेक्स्ट, नाइट्रेट की बात करें, जनरली कोई भी नाइट्रेट अगर है, मेटल नाइट्रेट हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग करेंगे तो मेटल का नाइट्रेट मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 गैस दे सकता है और ऑक्सीजन गैस दे सकता है। जैसे अगर अपन बात करें लिथियम नाइट्रेट, तो लिथियम नाइट्रेट को जब हीटिंग किया गया था तो लिथियम का ऑक्साइड मिलता है, NO2 गैस मिलता है और साथ में ऑक्सीजन गैस मिलता है। बैलेंस करोगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, Li2O NO2, ऑक्सीजन कितने हैं 6, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मेनली आपको ये याद रखना है, मेटल का नाइट्रेट हीटिंग करने पर मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड NO2, NO2 का कलर कैसा होता है, ब्राउन गैस, ब्राउन गैस देगा और साथ में एक पैरामैग्नेटिक गैस अकॉर्डिंग टू MOT, पैरामैग्नेटिक गैस देगा। NO2 जो होता है वो भी पैरामैग्नेटिक होता है, ये डबल बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और ये ऑड इलेक्ट्रॉन, तो 2 पैरामैग्नेटिक गैस मिलता है। बेसिक ऑक्साइड NO2 होता है, एसिडिक ऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड है। तो मेटल का अगर नाइट्रेट हीटिंग करोगे तो मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस हाफ O2। अब यहाँ पे भी एक चेंज मिलता है, क्या, अगर इफ इफ सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम नाइट्रेट, अगर इनको आप हीटिंग करोगे तो ये मिला है लो टेम्परेचर पर अगर हीटिंग किया है 400 डिग्री सेल्सियस पर जब इनको हीटिंग किया गया था तो ये नाइट्राइट और साथ में मिला ऑक्सीजन गैस, मेटल का नाइट्राइट और मिला था ऑक्सीजन गैस। और जब इनको 800 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर, पूछता हूँ लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, तो ऑक्साइड साथ में N2 और कौन सी गैस, O2, मेटल का ऑक्साइड मिला था और एक डायामैग्नेटिक और एक पैरामैग्नेटिक गैस मिला था सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम वाले केस में। बाकी सब में तो मेटल के नाइट्रेट को अगर आप हीटिंग करोगे तो मेटल ऑक्साइड प्लस ब्राउन गैस प्लस पैरामैग्नेटिक गैस, नोट कर लो। इसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट। ठीक है, तो ये अपन ने देखा था कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट।
थर्मल स्टेबिलिटी 5 की इन्वर्सली है। बाइकार्बोनेट का हीटिंग देखा था, इससे पहले अपन ने देखा था कार्बोनेट को अगर अपन हीटिंग करेंगे तो मेटल ऑक्साइड प्लस CO2। कौन से कार्बोनेट टूटते ही नहीं है, तो सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम के कार्बोनेट, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड ये डिकम्पोज नहीं होता है। ओके, अगर हम इन नाइट्रेट में अगर ऑर्डर देखें थर्मल स्टेबिलिटी का, तो वही बात है। अगर LiNO3 टू CgMNO3 आप जाओगे तो कैटायन का साइज इंक्रीज होगा, फाई क्या होगा डिक्रीज, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी इंक्रीज। लिथियम का बाइकार्बोनेट, अगर आप सीजियम बाइकार्बोनेट की तरफ अगर जाओगे तो कैटायन का रेडियस इंक्रीज, फाई डिक्रीज, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज। ओके, तो ये तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नाइट्रेट में, चाहे बाइकार्बोनेट में, चाहे कार्बोनेट में, चाहे सल्फेट में, टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है क्योंकि फाई डिक्रीज होता है। और कौन कौन कार्बोनेट आगे टूटते नहीं है, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम की। और नाइट्रेट वाले केस में हमें ध्यान रखना है कि सोडियम और पोटेशियम रुबिडियम सीजियम के नाइट्रेट लो टेम्परेचर पे नाइट क्या देता है मेटल नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन, और हाई टेम्परेचर पे मेटल ऑक्साइड प्लस डायामैग्नेटिक प्लस पैरामैग्नेटिक। ठीक, ये आपको जानना है। इसके अलावा एक पॉइंट और रहता है पोलराइजेशन जो है, इससे आप ये भी बता सकते हो पोलराइजेशन इनवर्सली होती है सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में आप मेनली अपना कौन लेते हो वाटर। ये वाटर है, वाटर क्या पोलर है, लाइक डिजोल्व लाइक, तो पोलर के साथ पोलर डिजोल्व होगा, तो वाटर के साथ डिजोल्व वो ज्यादा होंगे जिनमें आयोनिक कैरेक्टर हाई होंगे। तो अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, फाई अगर बढ़ेगा, फाई इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज इन वाटर, वाटर के साथ तो डिक्रीज होगा, बट अगर सॉल्वेंट पोलर की जगह नॉन पोलर हो जाए, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो जाए, इफ सॉल्वेंट इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एल्कोहल बोल दे मान लो, नॉन पोलर मतलब नॉन पोलर, नॉन पोलर में CCl4 कार्बन डाइसल्फाइड ये बोल दे, उस समय फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा सॉल्युबिलिटी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर फाई का एक एप्लीकेशन ये भी है, सॉल्युबिलिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं अपन कि अगर सॉल्युबिलिटी अगर इंक्रीज हो रहा है मतलब वहां पर फाई डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वो सॉल्वेंट कौन होगा पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर। अगर सॉल्वेंट ही ऑर्गेनिक है, मान लो जैसे क्वेश्चन अपन देख लेते हैं इसका, विच वन मोस्ट soluble in glycerol, LiCl, BeCl2, NaCl, सीजियम फ्लोराइड। जैसे आपको ये बोला जाए विच वन मोर सॉल्युबल इन ग्लिसरॉल, यहाँ पे ग्लिसरॉल जो है, ग्लिसरॉल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई के, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में फाई फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी की, फाई इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी।
तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ अपन फाई कैसे देखते हैं, फाई कैटायन का साइज कम होना चाहिए और चार्ज हाई होना चाहिए। तो चार्ज भी हाई किसका है, बेरिलियम +2 का, और स्मॉल कैटायन भी कौन है, बेरिलियम। एक तो टॉप पे आ रहा है, दूसरा सेकंड पीरियड में आ रहा है, लिथियम, सोडियम, सीजियम, और यहां आता है बेरिलियम। ग्रुप में साइज इंक्रीज होता है, पीरियड में कम होता है। तो बेरिलियम का साइज भी स्मॉल है, फाई बढ़ेगा, और चार्ज भी हाई। तो फाई बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो आंसर कौन सा होगा, बी, सी। तो ये एप्लीकेशन थे किसके, पोलराइजेशन के। तो पोलराइजेशन से मेनली बात ही है, पोलराइजेशन हम किस में देखते हैं, आयोनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप होना, फाजान्स प्रिंसिपल भी इसको बोलते हैं। और इससे एनायन जो है उसकी शेप में चेंज होता है, इसको अपन बोलते हैं डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन को अपन बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन एनायन के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कैटायन के साइज के इनवर्सली होता है। चार्ज बढ़ने से पाई बढ़ेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेंगे, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेंगे। तो ये सारे हमने देखा है। तो आराम से आप पोलराइजेशन आप पढ़िए आराम से, जो उसमें डाउट्स आए जम के डाउट्स पूछिए, जितने डाउट्स हो सकते हैं। डाउट बॉक्स ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, टॉपिक में मेरे को वापस से बहुत डाउट क्लियर करने के लिए आपको बहुत से क्वेश्चन करवाने पड़ेंगे। तो जुड़े रहिए आर्म्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल से। मिलते हैं जल्दी अपन नए टॉपिक के साथ।